जय कृष्णांश। प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग, इनफैक्ट किंग ऑफ मेटावर्स। आजकल मेटावर्स का जमाना है। यूनिवर्स के अंदर एक नया एंट्री हुई है, एक नए प्लेनेट की एंट्री हुई है, विच बिलोंग्स टू विच बिलोंग्स मेटावर्स। और नया प्लेनेट क्या है? एक नया प्लेनेट जन्म लिया है, उसका नाम है एशो प्लेनेट। एशो प्लेनेट जिसके ऊपर डिजिटल लिविंग का बोलबाला है। डिजिटल लिविंग में रहा जाता है। वहां पर लोग लिव 16 लुक 16 का एडॉप्टेशन है लाइफ में, और सारे के सारे तरह के जो समस्याओं से छूटने का सरल रास्ते, आसान रास्ते दिए गए हैं, उपयोग होते हैं वहां पर। मनुष्य जीवन का उपयोग अगर करना सीखना है तो मेटावर्स सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज का उपयोग करें, और फिर आप एशो प्लेनेट में माइग्रेट करने के लायक हो जाएंगे। यानी आपको अपनी एशो निधि, अपनी क्या कहते हैं उसको, मेंटल वेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ, अपनी फिजिकल वेल्थ, तीनों के तीन को आपको अपग्रेड करना होगा, सो दैट यू कैन माइग्रेट टू डिजिटल लिविंग। अभी आप कन्वेंशनल लिविंग में रह रहे हो। कन्वेंशनल लिविंग और डिजिटल लिविंग में क्या फर्क है? तो मैं आज आपको थोड़ा सा यह समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश मैं करूंगा नहीं, क्योंकि समझाना बेकार है। समझाना तो आसान है पर समझना मुश्किल है, क्योंकि समझने के लिए योग्यता चाहिए, समझाने के लिए योग्यता नहीं चाहिए। समझा तो कोई भी कुछ भी किसी को सकता है, पर समझने के लिए योग्यता चाहिए। और योग्यता अगर आपकी है तो आप समझ जाओगे। अगर आपकी योग्यता ही नहीं है तो आपको कितना ही कोई समझा ले, समझोगे नहीं आप। तो प्राइम फैक्टर जो है वो है योग्यता, एलिजिबिलिटी लेवल होगा तो आप माइग्रेट कर पाओगे डिजिटल लिविंग में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दो शब्द आपने सुने होंगे, जनरली यूज होते हैं, और बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं इन दो शब्दों के जाल में, खेल में। इनफैक्ट मुझे लगता है सारा ह्यूमन रेस ही सफर कर रहा है इन दो शब्दों के जाल में। एंटायर ह्यूमन रेस ऑन प्लेनेट अर्थ सफरिंग because of these two words, faith and fate, भाग्य और भरोसा। एक प्रकृति है, एक मैन मेड है। अब आप देखो कि आपको प्रकृति ने जो दिया वो आप के लिए बेटर है, या जो मैन मेड है वो आपके लिए बेटर है। और मैन मेड भी कुछ और बन ही नहीं सकता जब तक के कुछ प्रकृति ना दे। प्रकृति की कई सारी चीजें यूज कर दी हुई, कई सारी चीजें यूज करके आप मैन मेड कुछ क्रिएट कर सकते हो। पता है आपको ये बात? मतलब इसे बताने की जरूरत है क्या? ऑब्वियस नहीं है ये कि प्लास्टिक की डिस्कवरी मनुष्य ने करी, पर कहां से करी? खोज करी, रिसर्च किया। यानी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, हमने खोज लिया, हमने दो चीजें मिलाई और प्लास्टिक बन गया। चार चीजें मिलाई और कुछ बन गया, और उसका उपयोग शुरू कर दिया। अरे भैया, चार चीजें तो आपको मिलानी पड़ेंगी। लकड़ी लोगे, उसको काटोगे तो आरी चाहिए, फिर उनको मिलाओगे तो आपको ग्लू चाहिए जोड़ने के लिए, और कील चाहिए, पेच चाहिए, नट चाहिए, बोल्ट चाहिए।
तो मैन मेड कोई भी चीज नहीं संभव जब तक कि वो कई चीजों का उपयोग एक साथ ना करे। दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन, कंपाइल करे। तो मैन मेड जो आइटमें है, जो भी चीज है मैन मेड, वो कंपाइल्ड है। फर्क समझते हैं आप कंपाइल्ड में और ओरिजिनल में? कि ओरिजिनल तो किसी ने कहानी लिखी और फिर कुछ कहानियों का संग्रह करके कंपाइल करके एक पुस्तक बना दी, बुक बना दी। अब बुक में जब बुक बनाने वाला है वो गलती कर सकता है, कहानी लिखने वाला गलती नहीं करेगा। तो कंपाइलेशन में एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब आप कंपाइल करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप गलतियां करो। इनफैक्ट गलतियां होंगी ही और पता भी नहीं लगेंगी। कंटेंट के कंटेंट मिसिंग हो जाते हैं। जैसे बात कर रहे थे, एक ना अभी एक वीडियो ही था या स्टोरी थी कहीं पर, फेसबुक पे ही पढ़ रहा था मैं। उसने कहा भोपाल के ऊपर कुछ तो लेक्चर वो लिखना था, ऐसे लिखना था कुछ, और उस इंसान ने क्या शुरू किया और कहां खत्म किया। मतलब कमाल है कि भोपाल के से शुरू किया और बीच में पता नहीं क्या क्या डाला, फिल्म की पूरी पूरी स्टोरीज डाल दी और एंड में भोपाल पर ले गया। तो आप ये समझ लो कि कंपाइलेशन में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, रेलेवेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणाम हमें पता है कि हमें परिणाम भोपाल चाहिए। तो कुछ भी करके कोई भी रास्ता पकड़ के हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। उस रास्ते में चाहे आपको लूट लिया, चाहे आपको पीट दिया, चाहे आपको लूट मार दिया, चाहे आपको मतलब कुछ भी किया आपके साथ, कितना ही नुकसान हुआ आपका, उसकी परवाह नहीं करते हैं कंपाइल करने वाले। और ओरिजिनल जो है वो प्रकृति ने दे ही रखा है। और वैसे भी कहते तो सभी यही है कि प्रकृति के साथ चलो। कौन ऐसा है जो नहीं कहता कि प्रकृति के साथ नहीं चलना चाहिए? हमें नेचर के साथ रहना चाहिए। हर इंसान ये बात कहता है कि हमें नेचर के साथ रहना चाहिए। और नेचर ने तो फेट दिया है, फेथ तो दिया ही नहीं। अगर फेथ दिया होता तो नेचर से दूर क्यों जाते हम? वो एक कोई ऐड आती है जिसमें कहते हैं कि साइंस एंड नेचर गोज टुगेदर। अरे भले आदमी, साइंस एग्जिस्ट ही कहां करेगी अगर नेचर नहीं है तो? अगर प्रकृति नहीं है तो साइंस एग्जिस्ट ही कहां करेगी? साइंस एंड नेचर गोज हैंड इन हैंड। नेचर इज मदर ऑफ साइंस। इफ नेचर डज नॉट डिलीवर, साइंस डज नॉट एग्जिस्ट। और नेचर ने आपको फेट आपका लिख करके दिया है, आपके हाथ पर, आपके हाथ पर लिख करके दिया है, हाथों पर लिख करके दिया है, आपके चेहरे पर लिख करके दिया है। हर होने वाली जीवन की घटना आपके लिख के दी है। 3 तरह के मैप दिए आपको, 3 मैप दिए हैं उन घटनाओं को समझने के लिए।
एशो मैप, डेस्टिनी मैप, लाइफ मैप, 3 मैप दिए हैं। लाइफ मैप फिर भी पता है लोगों को क्या होता है, हार्ट बीट। डेस्टिनी मैप फिर भी पता है लोगों को क्या होता है, हाथ पे लिखा है रेखाएं। पर ये एशो मैप क्या होता है? इतना बड़ी इंफॉर्मेशन गायब है, मिसिंग है टोटली। साइंस के चक्कर में हम लोग जो है एशो मैप जैसी चीज को देखना ही भूल गए। और ये एशो मैप लिखा होता है नाभि पे। मां और बच्चे की नाभि से जुड़े होते हैं ये। मां और बच्चा नाभि से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि पे एशो मैप लिखा जाता है। एशो मैप प्रिंट हो जाता है नाभि के ऊपर। हमने एशो मैप का इसीलिए हमें जानकारी नहीं मिल पाई या नहीं समझ पाए कि हमने इस बात पर खोज करने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि बच्चे और मां नाभि से कैसे जुड़ते हैं। इसके ऊपर कोई रिसर्च है ही नहीं, खोज है ही नहीं, साइंस कुछ करता ही नहीं है इसके ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फिजिकल, सबसे वैलिडेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फैक्ट है, फिजिकल कनेक्शन है, उसके बारे में साइंस कुछ बात ही नहीं करता है। कहते हैं कि विच कैनॉट बी मेजर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि नाभि की कैनाल जो है वो दोनों नाल जुड़ी होती है, नाभि से नाभि जुड़ी होती है, ये फिजिकल है। तब भी इसके ऊपर साइंस कुछ नहीं कहता है। वो बायोलॉजी के ऊपर डाल देता है, वो केमिस्ट्री के ऊपर डाल देता है, वो सोशियोलॉजी पे डाल देता है। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट बना दिए, पर उनमें किसी भी सब्जेक्ट में नाभि टू नाभि कनेक्शन का डिस्कशन नहीं है। और नाभि टू नाभि कनेक्शन का एकमात्र कारण है एशो मैप, के नाभि पर एशो मैप लिखा होता है। यदि आप नाल से नाल, जो नाभि से नाभि जुड़ी होती है जिस नाल से, उस नाल को स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो यह स्टडी करो कि नाल से नाभि जुड़ी कैसे, कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से नाभि जुड़ी। तो वो था एशो मैप राइटिंग। एशो मैप राइटिंग का काम था वो, जो नाभि से नाभि को जुड़ने का कारण है कि नाभि से नाभि जुड़ती है तो एशो मैप लिखा जाता है नाभि पर। और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ मैप और डेस्टिनी मैप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशो मैप। आपकी सारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का हल उस एशो मैप में है। सारी प्रॉब्लम्स का सारे सॉल्यूशंस उस एशो मैप में लिखे हैं। वो एशो मैप बना है जो आपको डायरेक्ट करता है, ले जाता है उस पॉइंट पर। मुझे ना यहां पर एक ओशो आपने सुना होगा। ये एशो, आज जो ये प्रोग्राम जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, एशो क्या बांसुरी नाथ बाय एशो है। आपने ओशो का नाम सुना होगा। दो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको दो शब्दों का खेल बताऊंगा। जैसे मैंने बताया फेट और फेथ, तो इनको समझने के लिए
अब हम दो नाम और जोड़ रहा हूं मैं, दो और नाम हैं जो शायद 20वीं सदी, आजकल 21वीं सदी चल रही है ना, 2000 के बाद आ गए तो 21वीं सदी आ गई, तो 20वीं सदी के दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जो आपको समझने होंगे। सुने तो होंगे आपने, पर समझने होंगे। एक है महेश योगी और एक ओशो। ये दो सज्जन बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स थे इनके, ब्लाइंड फॉलोअर्स। ओशो जब बोलते थे तो कहते हैं कि पब्लिक जो है हैरान हो जाती थी कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। और महेश योगी जब करके दिखाते थे तो पब्लिक हैरान हो जाती थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। महेश योगी ट्रांस मेडिटेशन के एक्सपर्ट माने जाते थे। वो अपने आप को जमीन से बैठे हवा में उड़ सकते थे, छत से चिपका लेते थे अपने आप को, ट्रांस मेडिटेशन। और ओशो संभोग से समाधि। तो दो शब्द, दो प्राणी, दो सज्जन, महर्षि योगी, महेश योगी और ओशो। तो ओशो की मैं बात कर रहा था कि ओशो ने संभोग से समाधि का जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत समझने वाला है। वहां पर ना मेरे को लगता है कुछ लोगों की समझ में आता, कुछ गड़बड़ हो गई, संभोग शब्द को समझ नहीं पाए। समभोग एक शब्द होता है, समदोष, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। समदोष यानी आयुर्वेद का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी प्रकृति से कनेक्टेड है कि अगर आपकी प्रकृति समदोष में है तो आप स्वस्थ हैं। और ओशो कहते हैं कि अगर आप संभोग में हैं तो आप समाधि में हैं। आपको मालूम है ना, भगवान एक शब्द सुना होगा आपने, और एक शब्द है भोगवान। दो शब्द, भगवान और भोगवान। भगवान शब्द जो है वो तो बहुत पुराना शब्द है, हर कोई इंसान जानता है। 5 तत्व, भ ग व अ ग न, 5 तत्व बता दिए गए। भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, पानी, जल। तो भगवान तो सबने सुना, पर भोगवान शब्द को डिफाइन किया ओशो ने। संभोग यानी भोग करो। भोग किसको कहते हैं? प्रसाद को। भोग किसको कहते हैं? प्रसाद को। समभोग करो। सम का मतलब है दोष रहित। सम का मतलब है दोष रहित, समदोष, पूर्ण स्वास्थ्य। तो समभोग का मतलब है प्रसाद लो जो मुझे सूट करता हो,
जो मुझे तृप्ति दे, जो मुझे सूट करे। उसमें वो चीजें ना हो जो मुझे नुकसान देती है। परहेज। तो ओशो ने इतना शानदार शब्द और वाक्य बनाया कि अगर आप समभोग करोगे तो आपको समाधि तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पे समाधि शब्द को समझने का मतलब है, संभोग मैंने बताया, समभोग, मात्रा नहीं है यहां पर। सम का मतलब है परहेज युक्त भोग, परहेज युक्त भोग, प्रसाद, भोजन। भोग यानी भोजन। प्रसाद कहा गया उसको। अब दूसरा शब्द है समाधि। समाधि का मतलब है वर्तमान में रहना। कहते हैं ना कि वर्तमान में रहना सीखो तो आपके कष्ट कुछ कम हो जाएंगे। वर्तमान में अगर रह करके आप काम करोगे तो आपको नुकसान मिनिमम होगा, फायदा ही होगा ज्यादातर। नुकसान होने के चांसेस शून्य है, 0 है। फायदा ही होगा, कम ज्यादा हो सकता है पर होगा फायदा ही। तो संभोग से समाधि तक का मतलब क्या हुआ? अगर आप समभोग करते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप परहेज युक्त भोजन करते हैं तो आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, गैस आपको होगी नहीं, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा नहीं, एसिडिटी होगी नहीं। तो आप कोई भी काम करो डिस्टर्बेंस आएगी नहीं उसमें। आपको प्राइमरीली डिस्टर्बेंस आती किस चीज से है काम करने में? वर्तमान में रहने में डिस्टर्बेंस आती क्यों है? सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आपका भोजन जो है आपके लिए सुटेबल नहीं था। आपने प्रसाद का ग्रहण नहीं किया, समभोग नहीं किया। तो आप समाधि में कैसे रह लोगे? और जब आप परहेज युक्त भोजन करते हो तो आपको ना तो एसिडिटी होगी, ना आपको गैस होगी, ना आपको सिर दर्द होगा, ना आपका कोई भी किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी आपकी लाइफ में। आपके काम करते समय में, आराम करते समय में, किसी भी समय में, तो आप हमेशा वर्तमान में ही रहोगे। वर्तमान में रहने का इससे शानदार, सिंपल, साधारण तरीका क्या हो सकता है? सरल तरीका, सबसे सरल तरीका है ये। क्या परहेज युक्त भोजन करो, समभोग करो, समाधि में अपने आप आ जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप समभोग करते हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समाधि में रहने की, ऑटोमेटिक मोड में हो जाएगा। और अगर आपको समभोग करना है तो आपको ऐशो मैप अगर नहीं मालूम है तो आप समभोग कर नहीं सकते हैं। ओशो समभोग तक तो पहुंच गए पर ऐशो मैप की जानकारी उन्होंने नहीं दी कहीं पर भी। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको ऐशो मैप का पता था कि नहीं पता था। ऐसे ही महेश योगी इस तरीके से भोजन करते थे कि उनका शरीर हमेशा ऊर्जा युक्त रहता था, एनर्जी से भरा हुआ। और जरा सी मेडिटेशन में बैठते थे और वो जमीन से ऊपर उठने लगते थे। और आपकी ऊर्जा जो है, ज्यादातर ऊर्जा आप जो है अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में वेस्ट कर देते हो। तो परहेज युक्त भोजन करोगे तो ऊर्जा देगा,
और अगर आप बिना परहेज का भोजन करोगे, वो संतुलित भोजन करोगे, तो वो आपकी ऊर्जा को नुकसान देगा। भोजन संतुलित नहीं होना चाहिए। समदोष, समभोग और संतुलित में फर्क है। ओशो ने संतुलित भोजन करने को नहीं कहा, समभोग करने को कहा है। तो संतुलित भोजन करना छोड़ करके परहेज युक्त भोजन कर लोगे तो आपके अंदर ऊर्जा जनरेट होगी। अगर आप संतुलित भोजन करोगे तो आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी, डाइजेशन में वेस्ट हो जाएगी। एशोमैप की जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है। एशोमैप बिना एशोमैप की जानकारी के अगर आप रह रहे हैं तो आपकी जिंदगी बवाल है। और फेट और फेथ, फेट यानी भाग्य और फेथ यानी भरोसा। तो आपका भरोसा एशोमैप पर निर्धारित है, निर्भर करता है पूर्णतया। जबकि आपका फेट जो है, जो किस्मत है, वो प्रकृति देती है। पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी है, पर प्रकृति जो है आपको, आपकी किस्मत, फेट, भाग्य, वो प्रकृति देती है। और भरोसा एशोमैप समझ करके विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बीज रूप में पड़ा है वो। और भरोसा जो है वो बीज रूप में पड़ा है, उसको डेवलप कैसे करना है वो आप बिना एशोमैप की सहायता के नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। एशोमैप इज द ओनली आंसर। भरोसा डेवलप करने का, फेथ डेवलप करने का, अपने अंदर, अपने ऊपर फेथ डेवलप करना, फिर दूसरों के ऊपर भरोसा डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं ना कि समय बहुत खराब चल रहा है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे जब आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो दूसरों के ऊपर भरोसा कैसे करोगे? पांच तत्व पर भरोसा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो प्रकृति की देन है। जो चीज प्रकृति ने दिया वो तो दी है, उसका आप क्या कर लोगे सिवाय उपयोग करने के? तो भरोसा या ना भरोसा, प्रकृति की दी हुई चीज है तो भरोसा करोगे नहीं तो आपको अपने ऊपर भरोसा कैसे होगा? एशोमैप से ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है, आपके पास उसका उपयोग करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो पांच तत्वों पे भरोसा नहीं करना है, उनका उपयोग करना है। मेरा यहां पर कहने का पर्पस जो है, मतलब जो है वो ये है कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं करना है। वो है तब भी, वो नहीं है तब भी। भरोसा तो हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, जो कि बिना एशोमैप के संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो फेट आपके पास, आपने समझ लिया कि प्रकृति की देन है। फेट आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एशोमैप की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। और संभोग, वर्तमान में रहना है तो संभोग करो, समभोग करो यानी परहेज युक्त भोजन।
और परहेज क्या करना है वो आपको एशो मैप बताएगा। हर चीज एशो मैप पर डिपेंडेंट है भाई, आप क्या कर लोगे। और नाभि से नाभि जुड़ी होती है मां और बच्चे की, तो नाभि से नाभि क्यों जुड़ी होती है इस पे रिसर्च करो, करनी है तो कोई फायदा नहीं है, प्रकृति की देन है। उसको समझो और उसको उपयोग करो, और वो नाभि से नाभि जुड़ी होती है एशो मैप के कारण। बच्चे का एशो मैप लिखा जाता है मां की नाभि के थ्रू। कमाल का सिस्टम है प्रकृति का दिया हुआ। और अब मैं आपको एक और चीज, दो और शब्द हैं, शुद्ध धन और आनंद, धन से आनंद। आपको पता है लक्ष्मी जब से धन में आई है तब से आप टिक्के नहीं बैठे, चैन से नहीं बैठ पाए। और एक होता है कुबेर धन। लक्ष्मी धन जब से आया है, जब से आप चैन से नहीं बैठे, आनंद आपका चला गया। और कुबेर धन जो है वो आनंद देता था। शुद्ध धन होगा तो आपको आनंद देगा। तो यहां पर दो नाम और आपको समझने होंगे, एक शुद्धोधन और एक धनानंद। शुद्धोधन, शुद्ध धन के मालिक कौन थे पता है आपको? महात्मा बुद्ध के पिता शुद्ध धन के मालिक थे वो। तभी उनके पुत्र सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन पाए। पिता की पूरी गाइडेंस थी उनको, पिता ने ही उनको मार्गदर्शन दिया। पर वो मार्गदर्शन गर्भ में दिया था, इसलिए जानकारी नहीं है। अभिमन्यु की तरह से, जैसे अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान दिया था, ऐसे ही शुद्धोधन ने अपने पुत्र को जो कि गर्भ में था उनको ज्ञान मार्ग दिखाया। नाभि से नाभि यानी एशो मैप लिखा। समझे? तो धन अगर शुद्ध होगा तो वो आनंद देगा, धनानंद। और उसके बाद से लक्ष्मी ने टेक ओवर किया, और आज तक भी हमें कोई भी ऐसा धन नहीं मिला अभी तक जो आनंद दे सके। आनंद के तो नाम की चीज ही गायब हो गई। फिर जाकर के महेश योगी और ओशो ने कुछ कुछ रास्ते दिखाए कि आप कम से कम यहां तक तो पहुंचो। पर उनको भी हमने क्या समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, किसने क्या समझा, क्योंकि समझने के लिए योग्यता चाहिए। पर हां, एशो मैप की जानकारी कहीं पर मिली नहीं। इतनी खोज हुई, हम लोग समय पे रिसर्च करते हैं, मैं टाइम साइंटिस्ट खुद कहलाता हूं, तो हमें एशो मैप की जानकारी कहीं नहीं मिली। तो समझ में आया कि विष्णु के नाभि कमल से
ब्रह्मा जी बैठे थे, नाभि कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। अगेन नाभि, माइंड इट, नाभि की इंपॉर्टेंस। तो वो नाभि, एशोमैप का कनेक्टिविटी नाभि से होती है, ये हर चीज वैलिडेट कर रही है। तो एशोमैप की जो खोज करी गई है, ये विष्णु काल में जाकर के करी गई है। विष्णु काल कौन सा था? ब्रह्मा जी से पहले का काल, प्री ब्रह्मा पीरियड। तो ये आज क्या तारीख है? आज है 7 तारीख, शायद 7th of June। हाँ जी, आज 7 तारीख है। तो 7 यानी केतु, केतु विज्ञान, एशोमैप केतु विज्ञान की देन है। तो भी आज का दिन चूज किया गया इसको ये ज्ञान बांटने के लिए। तो अब समझ आया मेरे को कि आज 7 तारीख है, तो इसलिए आज का दिन दिया गया इसको बांटने के लिए। ओके, 7 जून यानी शुक्राचार्य, कल शुक्राचार्य का दिन था, तो शुक्राचार्य ने रिलीज किया है ये ज्ञान। केतु विज्ञान नाम का सब्जेक्ट अब दिया है शुक्राचार्य ने कल रात को। तो भी डिसीजन हुआ कि आज ये बांटा जाएगा। बांसुरी नाद बाय एशो। तो आज हमें एक यहां पर ना एक मूल वाक्य है, प्राणाचार्य मूल वाक्य, उसका गान करूंगा मैं अभी। प्राणाचार्य मूल वाक्य, अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। क्या शानदार मूल वाक्य है। कहते हैं कि अहम सत्यम यानी मैं सत्य हूं, मैं जीवित हूं तो मैं सत्य हूं ना। अगर मैं सत्य हूं और मैं समदोष में हूं, प्रकृति के साथ जुड़ा हूं, तो मुझे संसार सुंदर दिखाई देगा। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, शव बनने की तरफ जा रहा हूं, मरूंगा मैं, मुझे मालूम है मैं मरूंगा, परंतु वापिस आऊंगा अपने सारे उधार उतारने के लिए। बांसुरी नाद बाय ऐशो में, ऐशो का मतलब है ऐश टू ऐश। ऐश यानी भोग, मौज, आनंद, और ऐश यानी राख। मौज से, पूरे मौज से अपने सारे उधार उतारते हुए राख बन जाऊंगा। तो वो बता रहा था मैं, हाँ, अहम शवम शिवम। उसके बाद पंच तत्व सत्यम यानी भगवान सत्य है, पंचारक सत्यम, पंच तत्व तो सत्यम है यानी भगवान सत्यम है, लेकिन भोगवान भी सत्यम है। पंचारक यानी भोगवान, जो आपको जीवित रखता है।
जीवित और मृत में फर्क क्या है? मृत जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है और जीवित जो है उसमें भगवान भी प्रेजेंट है। जब भगवान शरीर छोड़ देता है तो इंसान मृत हो जाता है। जो भी चीज जीवित है समझो उसके अंदर भगवान है। वो कहते हैं ना कण कण में भगवान, कण कण में भगवान। तो एक्चुअली कण कण में भगवान नहीं, कण कण बना ही भगवान से है। और जो चलायमान है, जो ऊर्जा ऊर्जित है, जिसमें ऊर्जा है, वो है भगवान। शव और शिव में क्या फर्क है? शव और शिव में भगवान का अंतर है। जिसमें भगवान है वो शिव और जिसमें भगवान नहीं है वो शव। खाली भगवान है तो शव और भगवान है शव। भगवान के अंदर भगवान है तो शिव। योग व योगा सत्यम। योग भगवान और भगवान का योग है तभी योगा संभव है। अगर भगवान और भगवान डिस्कनेक्टेड है तो योगा संभव नहीं है। भगवान और भगवान का योग है तो योगा कर सकते हो आप। कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, यानी कृष्णांश क्या है? हवा की ऊर्जा। जो सांस में लेते हो आप हवा, इसीलिए हवा को भगवान कहा गया है। और उसको आप जब अंदर लेते हो, अपने शरीर के अंदर लेते हो, तो वो भगवान और भगवान के योग को मजबूत करता है। और जैसे जैसे वो मजबूत होता चला जाता है आपको निरोगी काया मिल ही जाएगी। एश्योर्ड है, पक्का है। सिर्फ समभोग करना है, परहेज युक्त भोग। भोग कई तरह का होता है। प्रसाद को भी भोग कहा गया है। स्त्री पुरुष के संबंधों को भी भोग कहा गया है। इसलिए हमें समझना होगा कि प्रकृति ने जो दिया है हमें, उसका उपयोग करना ही एकमात्र चॉइस है हमारे पास। और ऐशो मैप के बिना लाइफ अधूरी है, रोग युक्त है, रोग ही रोग है। जब तक आप ऐशो मैप को नहीं समझोगे, ऐशो मैप को समझ करके जीवन नहीं चलाओगे, ऐशो मैप आधारित जीवन नहीं चलाओगे, तो आप निरोगी हो नहीं सकते। आपकी काया में रोग रहेंगे ही रहेंगे। निरोगी काया अगर प्राप्त करनी है तो आपको अपने ऐशो मैप का पता होना चाहिए। केतु विज्ञान, फिर वो प्राणाचार्य मूल वाक्य का आखिरी जो वो है सत्यम शिवम शवम। यानी ये भी एक सत्य है कि मैं जीवित हूं, पर यह भी सत्य है कि मैं मरूंगा। कितना कमाल का मूल वाक्य बनाया है जिसने भी बनाया है। आज के लिए इतना ही। बांसुरी नाद बाय ऐशो का आज का सत्र पूरा करते हुए जय कृष्णांश।